नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आप ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तानी वेब सीरीज की दुनिया की एक खास समस्या है द कर्स ऑफ द सेकंड सीजन, दूसरे सीजन का श्राप। अर्थात हमने अब तक कई ऐसी वेब सीरीज देख ली हैं जिनका पहला सीजन अच्छा होने से लेकर धमाकेदार, शानदार और अद्भुत तक होता है, लेकिन दूसरा सीजन बेहद निराशाजनक साबित होता है। सेक्रेड गेम्स को देख लीजिए और मिर्जापुर को देख लीजिए, दोनों के ही पहले सीजन शानदार थे और दूसरा सीजन घोर निराशाजनक। तो जनाब, यही द कर्स ऑफ द सेकंड सीजन है जिससे हमारे हिंदी सिनेमा की कई वेब सीरीज ग्रसित रही हैं। आइए जानते हैं कि द फैमिली मैन के सेकंड सीजन को भी इसी श्राप ने अपनी चपेट में लिया या फिर पहले सीजन की तरह ही दूसरा सीजन भी उम्दा साबित हुआ। सौ बातों की एक बात, द फैमिली मैन का दूसरा सीजन एक वर्दी सीक्वल है, यानी कि पहले सीजन को देखकर जो जितनी उम्मीदें दूसरे सीजन से बंधी थीं, उस पर वो काफी हद तक खरा साबित हुआ है। हालांकि इस दूसरे सीजन में कई कमियां हैं जो आपको कचोटती हैं, लेकिन कई सारी खासियतें हैं जो एक वर्ल्ड क्लास एस्पिनॉज थ्रिलर में ही अभी तक देखने को मिलती आई हैं। सबसे पहली खासियत है कि एक हिंदुस्तानी स्पाई स्टोरी में केंद्र में सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई नहीं है, बल्कि जो दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दशकों तक हिंदुस्तान को घेरे रहे हैं, उसमें से एक को कहानी का मुख्य हिस्सा बनाया गया है। ये सीरीज श्रीलंका में रहने वाले तमिल नागरिकों और वहां की सरकार और आर्मी के बीच जो बरसों तक सिविल वॉर चलता रहा, उस कॉन्फ्लिक्ट और उसके हिंदुस्तान पर हुए असर को हिस्टोरिकल फिक्शन की शक्ल में पेश करती है। और न सिर्फ पेश करती है, बल्कि श्रीलंका के इन तमिल रेबेल्स पर हुए जुल्मों पर भी बात करती है और श्रीलंकन आर्मी द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स को भी अपने एक मुख्य किरदार राजी के बहाने रेखांकित करती है। ये भी पक्का हो चुका है कि द फैमिली मैन का तीसरा सीजन भी पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद एक और पड़ोसी मुल्क का रुख करने वाला है और एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हुए उसे हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में पेश करेगा। ये दिलचस्प अप्रोच इस सीरीज की वृहद महत्वाकांक्षा को दिखाती है कि राज और डीके द फैमिली मैन को एक ट्रू जियोपॉलिटिकल थ्रिलर बनाने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। द फैमिली मैन से पहले जियोपॉलिटिकल थ्रिलर जॉनर का ऐसा सुघड़ एग्जीक्यूशन हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिला है। कम से कम इतने बड़े कैनवास पर बनी वर्ल्ड क्लास एस्पिनॉज थ्रिलर सीरीज हिंदी सिनेमा में हमने पहले नहीं देखी है। आप प्लीज बार्ड ऑफ ब्लड और स्पेशल ऑप्स जैसी सीरीजों के नाम मत लीजिएगा। कोशिश करने के बावजूद ऐसी सीरीज द फैमिली मैन का स्तर छूने में नाकामयाब रही है। एक दूसरी खासियत यह भी है कि सीजन का निर्देशन, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसकी एक्शन कोरियोग्राफी सही मायनों में वर्ल्ड क्लास है। सुपर्ण वर्मा के साथ मिलकर राज और डीके की जोड़ी ने द फैमिली मैन के इस सीजन को चुस्त और तेज रफ्तार बनाया है। अलग अलग सब प्लॉट्स को मुस्तैदी से मुख्य कहानी से जोड़े रखा है और बड़े बजट के प्रोडक्शन का सहारा लेकर दुनिया भर की मशहूर एस्पिनॉज थ्रिलर्स के स्तर का होने की कोशिश की है। आप याद कीजिए फौदा को, द नाइट मैनेजर को, द स्पाई को, 24 को, होमलैंड को और फिर द फैमिली मैन के स्केल, इसकी महत्वाकांक्षा को इन ग्लोबल एस्पिनॉज थ्रिलर से कंपेयर कीजिए। आप खुद मानेंगे कि राज और डीके की जोड़ी अपनी ओरिजिनल, देसी और बेइंतहा क्रिएटिव सीरीज को विश्व स्तरीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऊपर से द फैमिली मैन के इस सीजन में कई कमाल के एक्शन सीन्स हैं जो जेम्स बॉन्ड और बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के स्तर की रोचकता की बराबरी करने की काफी कोशिश करते हैं। छोटी छोटी गलियों और छोटे बड़े घरों से गुजरते हुए इन एक्शन दृश्यों में जिस तरह कैमरा मूव होता है, वो गजब की सिनेमेटोग्राफी का उदाहरण है। इस सीजन के सिनेमेटोग्राफर कैमरन ब्राइसन हैं और आप चाहें तो इस पूरे सीजन को सिर्फ उनके कैमरा मूवमेंट्स को देखने समझने के लिए अलग से देख सकते हैं। साथ ही साथ पहले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी 2 लंबे सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस हैं और दोनों एकदम कमाल हैं। एक तो 8 मिनट लंबा है और गोलियां बरसाते क्लाइमैक्स को जबरदस्त इम्पैक्टफुल बना देता है। दूसरा कुछ 6 मिनट लंबा है और एक पुलिस स्टेशन में घटता है जहां लोकल गांव वाले और तमिल रेबेल्स मिलकर श्रीकांत तिवारी की टीम पर हमला कर देते हैं।
ये पुलिस स्टेशन वाला सीक्वेंस न सिर्फ अद्भुत है बल्कि इसके ठीक पहले इस सीरीज का सबसे पावरफुल सीन भी हमारी नजर होता है। इस सीन में श्रीकांत तिवारी और राजी आमने सामने बैठते हैं और राजी सच और झूठ को दूध और पानी की तरह अलग कर देती है। इस सीजन ने पहले सीजन की तरह पॉलिटिकल रिस्क वैसे तो बेहद कम लिए हैं, यानी कि हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीति पर कम ही ऐसी बातें की हैं जिस पर सत्ता को आपत्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे हैं जिसमें राजी और श्रीकांत तिवारी के बहाने राजनीतिक कुटिलताओं पर प्रहार किया गया है। बाकी उनको समझना आपकी समझ पर निर्भर करता है। द फैमिली मैन के इस दूसरे सीजन की एक यह भी खासियत है कि भाषा को लेकर भी ये विश्व सिनेमा वाली समझ दिखाती है। इस सीजन में हिंदी से लेकर इंग्लिश और तमिल तक बोली गई है, लेकिन कहीं भी हिंदी भाषियों के लिए इंग्लिश और तमिल को हिंदी में डब नहीं किया जाता। वास्तविकता के साथ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर इन तीनों भाषाओं की समझ वाले लोग साथ में संवाद करेंगे तो किस तरह असल जिंदगी में वो संवाद संभव होगा। हालांकि जिन दर्शकों को इंग्लिश सबटाइटल्स पढ़ने की आदत नहीं है उन्हें इंग्लिश और तमिल संवादों में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन ये इस सीरीज की कमी नहीं है, बल्कि राज और डीके ने हमारे देश की डाइवर्सिटी दिखाने का एक बेजोड़ और रियलिस्टिक तरीका इस्तेमाल किया है। एक और खासियत जो इस सीरीज को पैन इंडियन बनाती है वो है लोकल कलाकारों का यथार्थवादी इस्तेमाल। पहले सीजन में जहां श्रीकांत की मलयाली पत्नी और मलयाली ही टेररिस्टों के लिए मलयाली एक्टरों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक वैसी ही समझ इस सीजन में भी दिखाई गई है और तमिल रेबेल्स और तमिल इंडियन ऑफिसर्स के लिए तमिल एक्टरों का ही चुनाव किया गया है। कास्टिंग की इस डाइवर्सिटी ने भी सीरीज को बेहद ऑथेंटिक बनाया है। खासकर श्रीकांत तिवारी के चेन्नई के साथियों के रोल में रविंद्र विजय और देवदर्शनी ने बेहद प्रभावशाली काम किया है। तमिल रेबेल्स के लीडर भास्करन के रोल में माइम गोपी ने भी प्रभावित किया है। समंथा का चेहरा रंगकर उन्हें ब्राउन फेस करना जरूर अखरता है, लेकिन इस तमिल अभिनेत्री की फ्लुएंट तमिल और टूटी फूटी हिंदी ने राजी के किरदार को बेहद ऑथेंटिक बनाने में मदद की है। एक ये भी गौर करने वाली खूबी है कि इस सीरीज ने नॉर्थ साउथ डिवाइड पर जमकर बात की है और स्टीरियोटाइप से हटकर असली साउथ और खासकर तमिलनाडु को हिंदी के दर्शकों को दिखाने समझाने की कोशिश की है। कमियों पर आने से पहले इस सीरीज के ह्यूमर पर भी बात कर लेते हैं। राज और डीके में ये अद्भुत क्षमता है कि वो गंभीर से गंभीर सीन में भी ह्यूमर की गुंजाइश ढूंढ लेते हैं। वो ह्यूमर ऑन योर फेस वाला टाइम पास ह्यूमर भी हो सकता है और मारकता वाला ब्लैक ह्यूमर भी। प्रधानमंत्री के साथ फॉरेन अफेयर्स पर गंभीर बैठक चल रही है, लेकिन मुख्य सचिव चाय पीने की तलब नहीं दबा पाते हैं। प्रधानमंत्री जांबाज अफसरों को सम्मानित कर रही हैं, लेकिन एक एजेंट यही चाहता है कि उनसे कहकर अपने हाउस लोन को इंटरेस्ट फ्री करवा ले। आईटी जॉब के बहाने कॉर्पोरेट स्लेवरी पर व्यंग करना हो या फिर हिंदी और तमिल भाषी के बहाने कल्चरल इनसेंसिटिविटी पर राज और डीके ने सीरीज को जो अलहदा इनहेरेंट ह्यूमर दिया है वो बाकी सभी एस्पिनॉज थ्रिलर से इस सीरीज को अलग बनाता है। अब बात करते हैं कुछ छोटी बड़ी कमियों की। पहली तो यही कि अपनी वृहद कहानी को स्थापित करने में यह सीरीज बहुत लंबा वक्त लेती है। शुरुआती 5 एपिसोड तक का संयम आपको रखना ही पड़ता है, तभी जाकर असली एक्शन शुरू होता है। इस दौरान कुछ सब प्लॉट्स भी बेवजह लंबे खींचते हैं, जैसे कि राजी और उसके बॉस का सब प्लॉट जो एक हद के बाद रिपीटेटिव होने लगता है। दूसरी कमी ये कि पहला सीजन जिस क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ था और जिसका राज जानने के लिए हमने बेसब्री से 2 साल का लंबा इंतजार किया, सीजन 2 देखकर लगा कि जैसे वो क्लिफ हैंगर एंडिंग एक धोखा थी और सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल की गई ताकि दर्शकों में फर्जी उत्सुकता बनाए रखी जा सके। फिर ये भी एक कमी रही कि श्रीकांत और सुचि के रिश्ते को ठीक से इस बार एक्सप्लोर नहीं किया गया। जिस जगह पर उनका रिश्ता पहले सीजन में खड़ा था, इस सीजन में भी उसी जगह के आसपास नजर आता है, जबकि पहले ही सीजन में बिगड़ चुके रिश्ते के डायनामिक्स को इस बार गहरे उतरकर एक्सप्लोर करना था। प्रियमणि का किरदार इसीलिए इस बार काफी कम इफेक्टिव रहा, क्योंकि उसे बस डोसाइल बनाकर छोड़ दिया गया। दोनों बच्चों के रोल जरूर इवॉल्व हुए और वेदांत सिन्हा और अश्लेषा ठाकुर ने
काफी एफर्टलेस एक्टिंग की। बाकी कलाकारों में सनी हिंदुजा से लेकर दिलीप ताहिल, सीमा विश्वास, दर्शन कुमार और रविंद्र विजय ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी। वहीं श्रीकांत तिवारी के दोस्त, जूनियर और साथी के रोल में शारिब हाशमी एक बार फिर गजब के प्रभावी रहे। उनकी और मनोज बाजपेयी की केमिस्ट्री हर सीन में देखने लायक है, चाहे सीन इमोशनल हो, कॉमिक हो या फिर एक्शन पैक्ड हो। ये भी गौर करने वाली बात है कि मनोज बाजपेयी जैसे कद्दावर अभिनेता के सामने खड़े होने के बावजूद किसी भी सीन में शारिब हाशमी कम प्रतिभाशाली या कमतर एक्टर नहीं साबित होते। उनकी बतौर एक्टर जितनी तारीफ होती रही है, वे उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। बाकी मनोज बाजपेयी के तो क्या ही कहने। एक तरफ गली गुलियां खड़ी है, भोसले खड़ी है, सोन चिड़िया खड़ी है, जो कि सभी उनके रियलिस्टिक अभिनय की चमक से जगमग हैं। दूसरी तरफ द फैमिली मैन खड़ी है, जो कि पूरी तरह उन्हें मुख्य धारा का हीरो बना देती है। मूलभूत हीरोइक गुण जो होते हैं ना, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन, द फैमिली मैन इन सब से मनोज बाजपेयी को सराबोर कर देती है। लेकिन फिर भी वे अपनी रियलिस्टिक अभिनय की चमक खोते नहीं हैं। पहले सीजन की तुलना में यहाँ वे ज्यादा इमोशनल हुए हैं, ज्यादा उदासी ओढ़ते हैं और उन दृश्यों में उन्हें देखना उतना ही कमाल है जितना 6-8 मिनट वाले सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस में उन्हें किसी एक्शन सुपरस्टार की तरह का तरल एक्शन करते हुए देखना। इस सीरीज द फैमिली मैन ने मनोज बाजपेयी के साथ मिलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद उन बैरिकेड्स को तोड़ा है जो कि एक्शन पैक्ड सिनेमा को रियलिस्टिक एक्टरों से दूर रखते हैं और उन्हें केवल मास अपील वाले सुपरस्टारों के ही लायक समझते हैं। साथ ही इस सीरीज द फैमिली मैन क्रिएटर राज डीके और एक्टर मनोज बाजपेयी ने मिलकर ये भ्रांति भी तोड़ी है कि एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और इमोशन से भरे पूरे सिनेमा को हमेशा सतही और पलायनवादी ही होना चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया है कि ऐसा सिनेमा भरपूर दिमाग और भरपूर कल्पनाशीलता के साथ बनाया जा सकता है और खास से लेकर आम दर्शकों तक के दिलो दिमाग तक आसानी से पहुंचाया भी जा सकता है। मेरी तरफ से द फैमिली मैन के सीजन 2 को 3.5 जगमगाते स्टार। उम्मीद है तीसरा सीजन बाकी दोनों सीजन से बड़ा होगा और रोचकता की जो कमी सीजन 2 में कई जगहों पर नजर आई, वो कमी तीसरे सीजन में गायब मिलेगी। चलते चलते तमिल अभिनेत्री समांता की भी ढेर सारी तारीफें करनी होगी। उन्होंने न सिर्फ मनोज बाजपेयी के बेहद स्ट्रॉन्ग किरदार को इस सीजन में कड़ी टक्कर दी, बल्कि इस सीजन को उनके ब्रेक थ्रू अभिनय के लिए हिंदी का हर दर्शक हमेशा याद रखेगा। बेहद कम संवादों के साथ उन्होंने जिस तरह राजी के आक्रोश, उस पर हुए वॉर क्राइम्स को अभिव्यक्ति दी है, वो एकदम अद्भुत है। बड़ी बड़ी आंखों, तपते हुए चेहरे और अपनी रेस्टलेस बॉडी लैंग्वेज से वे वो सब कह गई जिसे व्यक्त करने के लिए अभिनेताओं को लंबे लंबे संवाद दिए जाते हैं। इसलिए भी उनका अभिनय इस सीजन में हर कलाकार से आगे बढ़कर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित होता है। क्योंकि उनके पास अभिव्यक्ति के माध्यम सीमित थे, फिर भी उन्होंने अपने किरदार पर हुए हर अत्याचार को बिना बोले ही असीमित अभिव्यक्ति देने में सफलता हासिल की। उन्हें लाख सलाम। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस तरह इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिए। शुक्रिया।